आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर स्वागत है। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे इस चैनल पर रोजाना ITBP टेलीकम्युनिकेशन में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में रोजाना हम मॉक टेस्ट जीके और जीएस का, साथ ही साथ हिंदी का एक मॉक टेस्ट रोजाना करते हैं। जो हमारा जीके और जीए वाला मॉक टेस्ट है ये आपको सुबह 10 बजे मिलता है और हिंदी वाला जो मॉक टेस्ट है ये आपको शाम 3 बजे मिल जाता है। तो सभी लोग इसको इसी टाइम पर जरूर ज्वाइन करिएगा। इसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकेंड। और आपको इस पूरे मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन ITBP के प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ ये एग्जाम TCS कंडक्ट करवा रहा है। तो इसीलिए हमने उन क्वेश्चनों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है जो भी क्वेश्चन TCS के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं। ITBP टेलीकम्युनिकेशन भर्ती से संबंधित सारी ऑफिशियली अपडेटें और क्लासें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो निर्देश आप लोग देख लीजिएगा, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 5 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 5 नंबर तक आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे उन सभी के पर्यायवाची आप लोगों को बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अम्ल। तो अम्ल का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इमली, ऑप्शन नंबर बी है अंगूर, ऑप्शन नंबर सी है अमरूद, ऑप्शन नंबर डी है पपीता। तो बात की जाए अगर अम्ल की, तो अम्ल के जो पर्यायवाची होते हैं इसमें आपका इमली हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं वो अम्ल के पर्यायवाची में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें ए में मिल जाता है इमली। इस प्रकार से इमली हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे हिंदी का जो व्याकरण वाला जो आपका पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हम कवर करेंगे इसी प्रैक्टिस सेशन में। तो आप लोग देखते जाइएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा प्रैक्टिस सेट देखिएगा। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसी वीडियो सेशन में आप लोगों को रिवाइज भी करवाने वाले हैं। लास्ट तक रुकिएगा, आपको हमें क्वेश्चन भी देंगे, उस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विराट का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए विशाल, ऑप्शन बी है लाभ, ऑप्शन सी है आश्रित, ऑप्शन डी है भविष्य काल। तो विराट का जो पर्यायवाची होता है वो था बड़ा, विशाल। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हो विशाल, तो विशाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कह रहा है आया का पर्यायवाची बताओ। ऑप्शन ए धानी, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी उपाय, ऑप्शन डी है तिथि। तो आया की जो बात की जाती है तो आया के प्रमुख पर्यायवाची हम देख लेते हैं। आया में आपका दाई हो जाएगा, साथ ही साथ उपमाता भी हो जाएगा और हो जाएगा धानी। क्या क्या हो जाएगा, उपमाता, दाई और धानी। तो हम धानी ऑप्शन हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी है हा, ऑप्शन सी है ला, ऑप्शन डी है छा। अब यहाँ पर बात की गई है स्पर्श व्यंजन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन आखिर होते क्या हैं। तो स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करते समय मुख के किन्हीं दो भागों का स्पर्श कराने से वायु जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा। तो आप लोग देख रहे होंगे इनका उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं दो भागों का स्पर्श कराने के लिए जो वायु प्रवाह होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है तो वो हो जाएगी 25। कितनी हो जाएगी, 25। तो इसमें देखेंगे स्पर्श व्यंजन हमारा कौन सा है। तो स्पर्श व्यंजन हमें इसमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है छा। छा में हमें स्पर्श व्यंजन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आम्र, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी है आंसू, ऑप्शन डी है ईंट। अब यहाँ पर बात की गई है तत्सम शब्दों की। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जो तत्सम शब्द होते हैं वो होते क्या हैं। तत्सम जो शब्द होते हैं ये सीधे संस्कृत से हमारे हिंदी में प्रयोग हुए हैं। ठीक है, कहाँ से आए हुए हैं? संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पर हम संस्कृत वाले शब्द देखते हैं जो आपको शुद्ध दिखाई देते हैं। आप ऐसा मानकर चलिएगा जो भी आपको अक्षर शुद्ध दिखाई देते हैं वही हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा लिखा हुआ है आम्र, ये थोड़ा हटके है। आम अगर लिखा होता तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता, लेकिन तत्सम जो शब्द होगा वो हो जाएगा आम्र। अब बचे हुए ऑप्शन का हम तत्सम रूप देख लेते हैं। जैसे आंख लिखा हुआ है, आंसू लिखा हुआ है और ईंट लिखा हुआ है, ये तीनों ही तद्भव का रूप है। इनके हम तत्सम रूप देखते हैं। जैसे कि आंख का हम तत्सम रूप देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका अक्षी। क्या हो जाएगा? अक्षी। आंसू का हम तत्सम रूप देखते हैं तो आंसू का हो जाएगा अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु। ईंट का देखेंगे तो ईंट का हो जाएगा इष्टिका। क्या हो जाएगा? इष्टिका। तो बाद बाकी आपको इनके भी जो ऑप्शन है वो भी देखते हुए चलना है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा वीडियो हमारा जो चल रहा है आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर लिखा हुआ है अंजलि, यानी कि आपको बताना है कि किस ऑप्शन में जो अंजलि शब्द है उसका शुद्ध वर्तनी रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिएगा अंजलि, अंजलि, और यहाँ पर आप लोग बिंदी रखिएगा तो हो जाएगा अंजलि। ये वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी है यड़ संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी लिखा हुआ है अयादि संधि। तो यहाँ पर बात की गई है महर्षि की। तो सबसे पहले हम देखते हैं महर्षि जो शब्द होता है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। उसके बाद जितनी भी आपकी संधियां लिखी हुई हैं सभी संधियों को हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो महर्षि की बात की जाए तो महर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो आप लोग देख सकते हैं महा प्लस ऋषि। क्या होता है? महा प्लस ऋषि। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जो संधि हमारी प्रयोग हो रही है वो गुण संधि यहाँ पर प्रयोग हो रही है। अब बात आती है कि आखिर गुण संधि कैसे प्रयोग हो रही है। तो गुण संधि जो हमारी प्रयोग होती है वो विशेषतया दो शब्दों में प्रयोग होती है। एक तो होता है जिन शब्दों में एक मात्रा होती है, हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। जिन शब्दों में एक मात्रा होती है उनमें हम गुण संधि का प्रयोग करते हैं। वहीं जितने भी शब्द हमारे ऋषि से स्टार्ट होते हैं इनमें भी गुण संधि का प्रयोग होता है। जैसे महर्षि, ठीक है, देवर्षि, ऐसे शब्दों में भी गुण संधि का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, लिखा हुआ है यड़ संधि। तो यड़ संधि की अगर बात की जाए तो यड़ संधि को आप ऐसे पहचानिएगा, अगर किन्हीं शब्दों में या और वह शब्द के साथ में अगर कोई भी आधा अक्षर आया हुआ है तो वो निश्चित तौर पर यड़ संधि का प्रतीक होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। अब आप लोग देखिएगा आपका जो यह शब्द आया हुआ है इसके साथ में जो प्रयोग शब्द हुआ है वो आधा अक्षर प्रयोग हुआ है। तो ऐसे आप लोग पहचान लीजिएगा कि या और वाह के साथ में जो भी आधा अक्षर अगर आ जाए तो वो यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अध्यक्ष का एक बार हम संधि विच्छेद करके आपको बता देते हैं कि संधि विच्छेद आपका किस प्रकार से होगा। तो इसका होगा अधि प्लस अक्ष। क्या हो जाएगा? अधि प्लस अक्ष बराबर अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की अगर बात करें तो वृद्धि संधि जो होती है ये मात्राओं पर टूटती है। जहां पर आपका ए की मात्रा होती है इसको हम आ प्लस ए में तोड़ते हैं, और जहां पर औ की मात्रा होती है इसको हम आ और प्लस ओ में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा हुआ है सदैव। क्या लिखा हुआ है? सदैव। इसको हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हम छोटा लिख देते हैं, सदा प्लस एव। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये आपकी डबल मात्राओं में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो वृद्धि संधि है वो इसमें प्रयोग हो जाएगा। ऐसे आप लोग तदेव में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, लिखा हुआ है अयादि संधि। तो अयादि संधि को याद रखने के लिए जो सबसे अच्छी एक ट्रिक है वो आप लोग याद रखिएगा कि अक्षर आपका वा और या, इन दोनों के साथ में अगर कोई शब्द एक पूरा लिखा हुआ है या पूरा अक्षर लिखा हुआ है तो वहां पर आपका अयादि संधि होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है चयन। क्या लिखा हुआ है? चयन। अब आप लोग देखेंगे या के साथ में पूरा शब्द आया हुआ है। जहां मैंने आपको एड़ संधि बताई हुई थी वहां या के साथ में आधा अक्षर आ रहा था, यहाँ पर या के साथ में पूरा अक्षर आ रहा है, ठीक है। इसका अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे तो हो जाएगा आपका चे प्लस अन, क्या हो जाएगा? चयन, ठीक है। तो इस प्रकार से अयादि संधि इसमें प्रयोग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी हुई है और आप जितने भी हम प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम से पहले पहले, आपका एग्जाम 18 सितंबर को है, उससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको देंगे उसमें पूरी हिंदी व्याकरण जो है वो हम रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके और आसानी से आप लोग क्वेश्चन को पुटअप कर सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है माता पिता शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। अब बात आती है यहाँ समास की। तो सबसे पहले जितने भी ऑप्शन में समास लिखे हुए हैं सभी समास को हम समझ लेते हैं, इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिखा हुआ है द्विगु समास। तो द्विगु समास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा समास में दो पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है, एक होता है पूर्व पद, ठीक है। तो द्विगु समास जो होता है इसमें जो उत्तर पद होता है वो होता है प्रधान पद, यानी कि ये आपका सर्वोच्च होता है। वहीं जो इसमें पूर्व पद होता है ये पूर्व पद एक संख्यावाचक होता है, यानी कि पूर्व पद में एक संख्या के रूप में वहां पर अंक दिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल के तहत लिखा हुआ है चौराहा। क्या लिखा हुआ है? चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह। अब यहाँ पर देखेंगे जो चौ लिखा हुआ है ये आपका है पूर्व पद और ये एक संख्यावाचक है। लास्ट में राहा ये एक उत्तर पद है और यही प्रधान पद है क्योंकि यहाँ पर रास्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, लिखा हुआ है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जो दोनों आपके पद होते हैं ये प्रधान पद होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान पद होते हैं और इन शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगाकर इनका समास विग्रह करते हैं। यानी जो भी हमारे द्वंद्व समास के समास विग्रह जिन शब्दों का करते हैं उनमें हम जो आपका योजक चिन्ह होता है उसे लगा देते हैं। जैसे लिखा हुआ माता पिता, माता पिता। अब इनमें क्या करेंगे? माता लिखेंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे पिता। ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय जो समास होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। क्या होता है? जो पहला पद होता है वो दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। और इसमें जो पूर्व पद होता है यानी कि पहला वाला जो पद होता है इसको विशेषण कहा जाता है और जो उत्तर पद होता है इसे कहा जाता है आपका विशेष। क्या कहा जाता है? विशेष। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लिखा हुआ है नील कमल। क्या लिखा हुआ है? नील कमल। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो नील शब्द है ये आपका पूर्व पद है और कमल जो शब्द है ये आपका उत्तर पद है और यहाँ पर देखेंगे उत्तर पद आपका प्रधान है, नील शब्द है इसे हम विशेषण कहेंगे क्योंकि ये एक पूर्व आपका पद है, उत्तर पद आपका कमल है इसे हम विशेष भी कहेंगे। और आप लोग देख रहे होंगे जो पहला पद है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। एक आपका समास बचा हुआ है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास को हम देख लेते हैं। बहुब्रीहि जो आपके समास होते हैं तो बहुब्रीहि पद में जो दोनों पद होते हैं ये आपके अप्रधान रहते हैं, यानी कि कोई भी पद इसमें प्रमुख नहीं होता है, ठीक है। अब बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास।
कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको सारे जो समास हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे, जो भी समास यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मूल्य आंकना, ऑप्शन बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी लागत मात्र देना, ऑप्शन डी है मोल भाव करना। तो दाम लगाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मूल्य आंकना। क्या होता है? मूल्य आंकना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट को ये हमारा लाइव मॉक टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आप लोग जरूर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल डैश 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 एक अद्भुत नमूना है। ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी है मूर्ति कला। तो ताजमहल एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, यानी कि स्थापत्य कला जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। और आपका जो पद्यांश लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो ये जो पद्यांश लिखा हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी है यमक अलंकार। तो सबसे पहले इससे हम क्वेश्चन को बाद में करेंगे, जो भी आपके अलंकार दे रखे हैं इन अलंकार को हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है उपमा अलंकार। तो जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। वहीं ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है रूपक अलंकार। इसके बाद रूपक अलंकार को देख लेते हैं। तो जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वहां पर आपका रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार जहां पर करण के अभाव से कार्योत्पत्ति का चमत्कार होता है उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिएगा, बिन पद चले सुने बिन काना, यानी कि बिना पैरों के यहाँ पर लंगड़ा चल सकता है और बिना कान के यहाँ पर काना सुन सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं बिना कर्ण के अभाव से जो एक चमत्कार की उत्पत्ति हो रही है वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है यमक अलंकार। जब दो शब्द आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तब वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, कनक एक आपका होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है आपका सोना। ठीक है, तो एक शब्द दो बार प्रयोग हुए हैं लेकिन दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो इसका हमारा जो अलंकार हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी कौन सी है। यहाँ पर लिखा हुआ श्याम, सम्मान, आपका सुसमृद्ध, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ स्थिवर। तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर बर्तनी जो है वो आपकी अशुद्ध लिखी हुई है। श्याम देखते हैं तो श्याम आपका बिल्कुल राइट है, सम्मान भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद सुसमृद्ध ये भी आपका सही लिखा हुआ, लेकिन स्थिवर जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। स्थिवर जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी जो वाह होता है इस पर किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। कह रहा है कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ है ऑप्शन ए रथ हाँकने वाला, ऑप्शन बी रथ बनाने वाला, ऑप्शन सी कोषा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है चौकीदार। तो यहाँ पर अधिरथ का जो अर्थ होता है वो होता है रथ हाँकने वाला। क्या होता है? रथ हाँकने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट की ओर। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए
माँ बच्चे को दूध दाय से पिला रही है। ऑप्शन नंबर बी, माँ बच्चे को दूध दाय से पिलवा रही है। ऑप्शन नंबर सी, माँ बच्चे को दूध दाय से पी रही है। ऑप्शन नंबर डी, माँ बच्चे को दूध दाय से चखा रही है। तो प्रायः ऐसे शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमको धीरे धीरे पढ़ना है और एक एक शब्द पर आपको यहाँ पर ध्यान देखना होगा, ध्यान देके पढ़ना होगा, धीरे धीरे पढ़ना होगा, तभी आप लोग इनको सही कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिखा हो माँ बच्चे को दूध दाय से पिला रही है। सबसे पहले बात आती है दाय। दाय का अर्थ क्या होता है? अभी इसी प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग में एक शब्द आया था आया। आया का जो अर्थ होता है वो था उपमाता। तो यहाँ पर धाय का भी जो अर्थ होता है वो भी उपमाता ही होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आया का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। तो सही आपका जो इसमें होगा वो होगा माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, यानी कि उपमाता से पिलवा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 15 कर लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है, यानी कि भेद शब्द जो है इसके जो अन्य समान आपके अर्थ हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए फूट, ऑप्शन बी है रहस्य, इसके बाद ऑप्शन सी है छेदन, ऑप्शन डी है दर। तो भेद शब्द की बात की जाए तो भेद शब्द का यहाँ पर फूट भी हो जाएगा, छेदन भी हो जाएगा और आपका दर भी हो जाएगा, लेकिन जो रहस्य होता है ये इसका पर्यायवाची या फिर अनेकार्थक शब्द नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज के हमने जो कुल 15 क्वेश्चन थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करूंगा आज का ये जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वर्ड ना का मा तथा डा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं कंठ, तालु, नासिका और ओष्ठ। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज का जो मॉक टेस्ट है आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताना है। आप लोग जितना कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको यहाँ पर एक ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे, हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार के अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो आपके एग्जाम से पहले लगातार लाते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी लोग के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में, किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक सभी प्यारे भाइयों और बहनों को राम राम, जय हिंद।